हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आपने अक्सर सुना होगा भारत चीन सीमा विवाद के बारे में, और यह बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है। कारण यह है कि यह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। वर्तमान में यह पुनः चर्चा में है और इसका कारण कोई सीमा विवाद नहीं अपितु एक डैम बना हुआ है। अब यह डैम किस प्रकार से एक विवाद को ट्रिगर कर रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकता है, और क्यों यहां के स्थानीय लोगों को द्वारा विरोध किया जा रहा है कि भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश में यह जो सियांग वैली वाला एरिया है, यहां पर डैम का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि एक्चुअल में तिब्बत का पठार वाला जो एरिया है, यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसको नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसको नाम से जाना जाता है सांगपो। पूरा नाम है यांगले सांगपो। अब ये जो सांगपो नदी है ये भारत में भी आती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है सियांग कई स्थान पर, और कई स्थानों पर इसको कहा जाता है दिहंग। जब ये आसाम राज्य में प्रवेश करती है तो इसी का नाम होता है ब्रह्मपुत्रा, और फिर ये जाती है बांग्लादेश में, और फिर ये करती है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। यह सभी बातें हम इंडियन ज्योग्राफी वाले कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि भारत चाइना के सापेक्ष एक समस्या देखता है और यह क्लेम करता है कि चाइना ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाकर एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को कंट्रोल करना चाहता है, और यह कंट्रोल कर नॉर्थ ईस्ट में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कारण यह है कि नॉर्थ ईस्ट में पेयजल का बोला जाए या फिर सिंचाई का कहा जाए, लगभग समस्त प्रकार की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं जिनमें भी जल का प्रयोग होता है, उन जल का मुख्य स्रोत है ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां, अर्थात ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम वाला एरिया। परंतु यदि चाइना ने ऐसा किया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोका, तो इस स्थिति में नॉर्थ ईस्ट में सूखा आ सकता है, और यदि अचानक से छोड़ा गया तो यहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहां पर भारत कुछ नहीं कर सकता है। कारण यह है कि चाइना कभी भी यह डेटा हमसे शेयर ही नहीं करता है कि एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी कितना है, किस वर्ष कितना पानी मौजूद है। यदि यह डेटा शेयर करे तो हम वैसे इंतजाम कर सकते हैं। भाई, किसी भी रिवर के पानी को कंट्रोल करने का एक जो मेन उपाय होता है, वहां पर बांध का निर्माण कर दिया जाए। परंतु याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार नाम दिया जाता है, और साथ में यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और यहीं के चेमाइनुंग ग्लेशियर से यह उद्गम लेने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, इससे राउंड लेते हुए भारत में प्रवेश करती है और एक प्रकार के गॉर्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। नाम होता है इसका दिहंग गॉर्ज, और दिहंग नाम इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दो नामों से जाना जाता है, एक है सियांग और एक है दिहंग, और इसीलिए इसको नाम से जाना जाता है दिहंग गॉर्ज की। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि भाई इसका जितना भी प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर ये तिब्बत के पठार में प्रवाहित होती है, 900 किलोमीटर ये लगभग भारत वाले एरिया में प्रवाहित होती है, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, और लगभग 300 किलोमीटर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इन तीनों को यदि टोटल किया जाए तो लगभग 2800 किलोमीटर तक का ये एरिया है। इसमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज, यानी कि लगभग 60 to 70% एरिया ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, अर्थात इसका वेग बहुत अधिक तीव्र होता है। और कहा जाता है, स्टडीज से ये मालूम चला है, जितने भी ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने यह बात प्रमाणित की है कि यदि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया गया तो यहां नॉर्थ ईस्ट में, और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ तिब्बत का पठार वाला एरिया है, यहां बाढ़ आने की संभावना है। ये नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश वाला मैप है। इसके उत्तर में आता है चाइना वाला सेक्शन, और यानी कि पूरा पूरा तिब्बत का पठार वाला एरिया। हम बांध बनाने का प्रयास करते हैं, यहां पर कालांतर में भी किया गया है, यानी कि प्रीवियस टाइम में भी किया गया है, परंतु वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो भूवेत्ता है उनका कहना है कि यहां पर यदि और बांधों का निर्माण किया गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि और बांधों का निर्माण किया गया तो भूकंप आने की संभावना है। भाई, ये और बांधों का निर्माण किया गया मतलब कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करने के लिए तिब्बत के पठार वाले एरिया में पहले ही बहुत से बांधों का निर्माण किया है, लगभग 3 से 4 इनकी संख्या है। अब यदि और बांधों का निर्माण किया जाता है तो ये पृथ्वी तक को इफेक्ट कर सकते हैं, और इवन इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं कि ये पृथ्वी की घूर्णन गति पहले ही प्रभावित हो रही है इन बांधों से, और ज्यादा प्रभावित हो सकती है, और इसके कारण भूगर्भ में चलने वाली जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात यहां पर
भूकंप तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और इसके पानी को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसको बांध तोड़ने वाली नदी का भी दर्जा दिया जाता है। अब हाल ही में चाइना ऐसे ही एक और बांध का निर्माण कर रहा है तिब्बत के पठार पर, और इस पर निर्माण करने का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है ये भारत वाले एरिया में पड़ने की संभावना है। संभावना नहीं है, एक्चुअल में दावा किया जाता है कि भारत के लिए ही यह इस बांध का प्रयोग करेगा, वो भी भारत के नेगेटिव कंटेक्स्ट में, भारत को ट्रिगर करने के लिए। और साथ में भारत की जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, ये जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं, यहां की इकोनॉमी को, यहां की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये पूरी एक्टिविटी को चलित कर रहा है, या फिर पूरी एक्टिविटी को क्रियान्वित कर रहा है। भाई इसी का जवाब देते हुए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी बांध परियोजना को और अधिक तेजी से चालू किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस परियोजना को अभी इस पूरी समस्या को देखते हुए अभी प्रारंभ किया गया है। लगभग 50 वर्षों से हम ये समस्या झेलते हुए आ रहे हैं और 2018 में इस परियोजना को एक प्रकार से क्रियान्वित करने का और तेजी से क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया था, परंतु जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि इस परियोजना के द्वारा जो स्थानीय पारिस्थितिकी है इसको बहुत हद तक नुकसान होगा, और साथ में जब भी किसी डैम का फॉर्मेशन किया जाता है, किसी भी बांध का निर्माण किया जाता है, तो आसपास के पूरे इलाके को खाली किया जाता है, वहां पर वनों की कटाई की जाती है। यानी कि एक प्रकार से डैम का जो इंफ्रा है उसको खड़ा करने के लिए, डैम का इंफ्रा तैयार करने के लिए वहां की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है या फिर स्थानीय लोग हैं उनको पलायने तो होना पड़ता है। तो यहां के जो स्थानीय लोग हैं जो इस डैम का विरोध कर रहे हैं, उनके कारण 2018 से इस परियोजना को उतनी गति नहीं मिल पा रही थी। परंतु आज वर्तमान में जो एनएचपीसी है, जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, जो पवनों के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, सौर के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कार्य करती है यह संस्था, उसने यह डिक्लेरेशन दिया है कि इस परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करना चाहिए, अर्थात जल्द से जल्द, जितने जल्दी पॉसिबल हो सके, भारत को इस सियांग घाटी बांध परियोजना को पूर्ण करना चाहिए। नहीं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत को आने वाले भविष्य में जल्द ही दिख सकता है। और इसीलिए यह न्यूज इंपॉर्टेंट है कि सर भारत ने एक बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है जो कि चाइना के अगेंस्ट में कार्य करेगा, क्योंकि चाइना तो इनडायरेक्टली अपना वर्क कर रहा है, वह नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अब इसके पीछे का जो भी एस्पेक्ट हो, परंतु जियोपॉलिटिकल एंगल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। जब पहले से उसने बांध का निर्माण किया हुआ है, तो ये तो एक सोचने वाला विचार है ना, सोचने वाला मुद्दा है कि भाई क्यों चाइना ऐसी एक और परियोजना को क्रियान्वित करते हुए क्यों बांध का निर्माण कर रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा विशालकाय बांध। बल्कि विशालकाय बांधों में जैसे कि लाइक आप 3 गॉर्ज डैम को देखते हैं, ये इस नदी पर नहीं है, परंतु हाँ ऐसे ही कई बांधों का निर्माण ये यहां पर कर रहा है, भविष्य में भी करेगा, ऐसा उनका कहना है। और साथ में पहले भी ये कर चुका है, ऐसा हमारा मानना है, जो कि प्रमाणित भी है। जो उपग्रह चित्र होते हैं या फिर सैटेलाइट इमेज होती हैं, उनसे यह प्रमाणित हुआ है कि यहां पर चाइना ने बांध का निर्माण किया हुआ है। तो इसी का जवाब देते हुए सियांग घाटी जो बांध परियोजना है इसको क्रियान्वित कर रहा है भारत। ये आप देख पाएंगे कि बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जिसमें बताया है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से यह कार्य चल रहा है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जो एंटी डैम एक्टिविटीज हो रही हैं, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहां यूनियन मिनिस्टर्स ने भी विजिट किया है कि भाई इस बांध को बनाने में क्या क्या समस्याएं फेस करने वाले हैं यहां के स्थानीय लोग। अब जरा देखिएगा कि यदि लोकेशनल व्यू के हिसाब से हम देखें तो यह है चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा एरिया वही है। ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और यहां पर आपको दिखाई देती है हिमालय पर्वत की चोटी, जिसको नाम दिया जाता है नामचा बारवा श्रेणी। यहां से ये टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। यह है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य, और यहां पर यह है सियांग रिवर, इसको कहा जाता है कई स्थानों पर देहंग नदी भी। और इसी स्थान पर एक्चुअल में इस डैम का, इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर यह जो परियोजना है इसकी क्षमता लगभग 10 से 12 गीगावाट बताई जा रही है, और साथ में इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है
कहा जा रहा है कि यानी कि विद्युत उत्पादन क्षमता का तात्पर्य है कि भाई इसमें इसको बनाने में कुल कितनी लागत आने वाली है, तो लगभग कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ की इसमें लागत देखने को मिल सकती है। परंतु मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यदि ये बांध योजना कंप्लीट हो भी जाती है तो कंप्लीट होने के पश्चात यहां पर क्या समस्याएं घटित होने वाली हैं या फिर क्या क्या समस्याएं इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, जरा ये बात डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कि ये जिस एरिया में है, अर्थात ये जो सिहंग वाला क्षेत्र है, ये जिस एरिया में आता है, जो बांध है ये जिस एरिया में आता है, वहां पर पारिस्थितिकी अपने हिसाब से फल फूल रही है और स्थानीय लोग यहां पर अपना निवास करते हैं और साथ में यहां से जो जल प्राप्त होता है वहां पर अपना एग्रीकल्चर करते हैं और पूरी की पूरी एक्टिविटी घटित होती रहती हैं। परंतु इनका कहना है कि भाई ये जो नदी चली आ रही है ये वाले सेक्शन में, अर्थात यह जो सुबानसिरी नदी इसकी जो सहायक नदी है वहां पर जो दिबांग और लोहित नदियां आती हैं और साथ में ये मानस नदी है, ये सुबानसिरी नदी है, ये धनश्री नदी है, इन सब के पानी को यदि कंट्रोल किया गया तो इससे पूर्व स्थिति भी यह बनी हुई है कि लगभग यहां पर 3 बार पहले ही बाढ़ आ चुकी है और यदि ये बांध को बनाए जाने में किसी भी प्रकार की समस्या घटी होती है तो यहां पर फिर से फ्लड आने की संभावना, फिर से बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, जो कि यहां के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विनाश का एक कदम हो सकती है और इसके लिए पहले से किसी प्रकार के कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं। याद रखिएगा यहां पर जो लागत है वो मैंने शायद गलत बोल दी है, इसमें 1 ट्रिलियन की लागत आने वाली है। ये 1 ट्रिलियन आप याद रखिएगा, मतलब कि आप इसको कन्वर्ट करिएगा इंडियन रुपीस में ये कितना होता है और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि ये कितनी बड़ी बांध परियोजना है। इवन कहा जा रहा है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी बांध परियोजना होगी। इतनी बड़ी बांध परियोजना अभी वर्तमान भारत तक नहीं आई है, ये दावा किया जा रहा है। अब ये कितना सत्य है, कितना असत्य है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये समय के साथ आगे मालूम चलेगा। यहां एक और बात याद रखें कि जब ये इतना गहन मुद्दा था, इतना ज्यादा सेंसिटिव ये पूरा का पूरा टॉपिक था, तो इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो मैंने बताया कि 2018 में ये प्रारंभ हुई थी, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया था, जो वर्तमान कंटेक्स्ट में सामने आया। परंतु यदि वास्तविकता में बात की जाए तो क्या स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किए जाने पर सरकार अपनी योजनाओं को लागू नहीं करती है, अपनी योजनाओं को पूरी नहीं करती है? बिल्कुल करती है। याद रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि केंद्र सरकार और यहां की स्थानीय गवर्नमेंट इस योजनाओं को कितना सपोर्ट कर रही थी। तो यदि देखा जाए तो इस योजना को 2018 के पश्चात से बिल्कुल भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था और यह एक मुख्य कारण निकल कर आता है कि सर इस योजना का क्रियान्वयन उस तरह से नहीं किया गया, उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से एक्चुअल में इसका क्रियान्वयन होना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, जिस तरह से इसका क्रियान्वयन होना चाहिए था। तो यहां पर यह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने ज्योग्राफी के नोट्स में, जहां पर आपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिखा हुआ है और जहां पर आप उसका करंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, वहां पर आप इस पूरी न्यूज को कवर कर सकते हैं। यानी कि करंट जो बेस्ड न्यूज होती है, यदि आप आंसर राइटिंग में इसको पुट करते हैं तो ये काफी अट्रैक्टिव लगती है आपकी आंसर राइटिंग। दैट इज वाई यह पूरी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई कि स्टडी IQ IAS के ये P2I बैचेस यानी कि लॉन्ग टर्म बैच और साथ में ये फास्ट ट्रैक बैचेस स्टार्ट हो गए हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका भी टारगेट 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करने का है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं 2025 के लिए प्रिपेयर हो जाऊं। तो ये फाउंडेशन कोर्सेस हैं, फास्ट ट्रैक बैच हैं, यानी कि लगभग मई का महीना आने से पहले UPSC प्री का एग्जाम होने से पूर्व आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप 18,999 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ये 2025 के लिए आखिरी बैच है, इसके बाद बैचेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो आई थिंक यदि आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट है और 2025 में UPSC एग्जाम को दे रहे हैं तो ये बैचेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से अर्जुन का जो वो गांडीव से निकला हुआ जो तीर होते थे, जो कि अपने निशाने को नहीं चूकते थे, है ना, निशाना मारकर ही आते थे, वैसे आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। साथ में याद रखिएगा कि यदि आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 2026-2027 आपका टारगेट है, तो आप लॉन्ग टर्म बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज करें और 34,999 रुपए में ये बैचेस आपको अवेलेबल दिखेंगे। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। याद रखें कि यह प्राइस आपको जब ही मिलेगा जब आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे। दोनों ही जो फाउंडेशन कोर्स हैं उनमें यह AKB लाइव कोड का आपको यूज
करना है। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं और इस पूरी वीडियो की PDF वहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।